अब हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में करने से पहले ना शेयर प्रेफरेंसेस को करना। शेयर प्रेफरेंसेस का क्या इस्तेमाल है, शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू हम इसको सबसे पहले तो करें ताकि हमारा ये जो रिफ़्रेश करने पे जो चीज़ डिलीट हो जाती है वो कम से कम ना हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस के लिए हमें पता है हमें सबसे पहले एक पैकेज चाहिए शेयर प्रेफरेंसेस का। तो हम यहाँ पे गए शेयर प्रेफरेंसेस। शेयर प्रेफरेंसेस जो सा ना इसका जो पैकेज है जिसको तकरीबन 8000 समथिंग लाइक्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये शेयर प्रेफरेंसेस खाली अकेला पैकेज नहीं है जो ये काम कर सकता है। शेयर प्रेफरेंसेस का मकसद क्या है, ये एक लोकल डेटाबेस है। मतलब ये आपके कोड जो भी आप इसके अंदर रखोगे वो आपके मोबाइल के अंदर कैशे में लोकल रखेगा। मतलब जब तक आप ऐप को डिलीट नहीं करते तो इसमें से कुछ डिलीट नहीं होगा। आप जैसे ही ऐप को डिलीट करोगे इसमें से कैशे क्लियर हो जाएगी। ये वो डेटा नहीं है कि आप इसको परमानेंटली लाइफ टाइम स्टोर कर सकते हो। जब तक आपके मोबाइल में ऐप है और ऐप की कैशे क्लियर नहीं होती तब तक ये स्टोरेज इसके अंदर रख सकते हो। तो शेयर प्रेफरेंसेस बनाने का मकसद ये था कि आप इसके अंदर डेटा रख सको जो लोकल हो सके। मतलब यूज़र ऑफलाइन हो कुछ भी हो इसको यूज़ करें। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे वो ऐड टू कार्ड्स हैं, फेवरेट्स हैं। आप कोई भी चीज़ अपनी ऐड टू कार्ड फेवरेट कर लेते हो, जब तक ऐप को क्लियर नहीं करते वो उसके अंदर रहती है। बट अब तो जितनी ऐप्स बन रही है वो सारी की सारी एपीआई के थ्रू हो रही है। आपके अकाउंट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। आप अकाउंट लॉग आउट करके किसी और मोबाइल में जाओ तो ऐड टू कार्ड्स वगैरह उसके ऊपर भी आ गए होते हैं। तो वो तो जितना टाइम बढ़ रहा है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। बट अगर आपने सिर्फ लोकल चीज़ों को रखना है तो डेफिनेटली शेयर प्रेफरेंसेस की बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, शेयर प्रेफरेंसेस खाली अकेली नहीं है जो ये काम कर रही है। शेयर प्रेफरेंसेस के अलावा इसके हम मार्केट के अंदर और भी बहुत है, जैसे कि एक है हाइव। हाइव हाइव भी यही काम करती है जो शेयर प्रेफरेंसेस करती है। बट इसका जो स्ट्रक्चर है करने का वो थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा यूनिक होता है। शेयर प्रेफरेंसेस जो उनसी है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि वो यही डार्ट और इनकी टीम की तरफ से बनाई गई है। और जो ये हाइव वगैरह ये थर्ड पार्टी बनाई गई। तो इन शॉर्ट इसके भी लाइक्स अच्छे हैं, ये भी बड़ी वही काम कर रही है, ये उससे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा एडवांस है हाइव ये शेयर प्रेफरेंसेस से। मगर फिर भी जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप यूज़ करो शेयर प्रेफरेंसेस को। हाइव भी मतलब एडवांस फॉर्म है शेयर प्रेफरेंसेस की, जिसको अगर शेयर प्रेफरेंसेस आती होगी हाइव करना उसके लिए बहुत आसान होगा। तो क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं बेहतर है कि आप क्या करो, पहले उसको कर लो शेयर प्रेफरेंसेस को। क्योंकि मोस्टली 99% मैंने जितना देखा है 95% कह सकते हैं उसमें शेयर प्रेफरेंसेस इस्तेमाल हो रही है प्रोजेक्ट्स में। बट फिर भी कुछ होते हैं जो ज़रा हटके हो जाते हैं, वो हाइव की तरफ जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा हो सकता है लोकल स्टोरेज भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है पैकेज। ये वाला भी काम वही करता है। इसके लाइक्स वगैरह इतने नहीं है क्योंकि ये वेब से इंस्पायर होकर इसमें आया है। ये भी वही एंड्रॉयड iOS वेब लिनक्स वगैरह कर सकता है जो हम काम पर शेयर प्रेफरेंसेस से कर। इसके अलावा और इसके अंदर एक होता है SQF लाइट। ये भी क्या कहते हैं काफ़ी यूज़फुल है SQF लाइट 3। ठीक है, तो ये SQF के जितने पैकेजेस हैं हम इनको यूज़ करके भी वही काम कर सकते हैं। जिसका ऑफिशियल पैकेज है ना वो है, एक मिनट मैंने क्या लिखा, SQF लाइट। ये है जो 4000 लाइक्स करके। तो ये भी वही काम कर सकता है, बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये सारा जिसने डेटाबेस पढ़ी होगी, जो SQL डेटाबेस जो पढ़ते हैं, SQL में रो कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है, टेबल्स का काम होता है। अगर किसी की SQL स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए रिकमेंडेड है वो SQL लाइट यूज़ करे। इसमें सारा का सारा काम रो कॉलम के ऊपर बेस करता है। रोज़ के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्यूरीज इंसर्ट की, क्यूरीज हैं डिलीट की, अपडेट की, अल्टर की, ये सारी की सारी काम जो जिसकी डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है वो इसको यूज़ करें। ये सबसे बेहतर है उन सब में। इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है रादर देन ये शेयर प्रेफरेंसेस हाइव से। बट फिर भी ये यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके लिए आपको SQL की नॉलेज होनी चाहिए। SQL की नॉलेज के लिए आपको कम से कम डेटाबेस की एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए रो क्या होता है, टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो इन शॉर्ट जो इंस्टेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे बेहतर है वो है शेयर प्रेफरेंसेस। तो खाली शेयर प्रेफरेंसेस इसकी सोल्यूशन नहीं है। मार्केट में हो सकता है जाओ तो कोई और प्रोजेक्ट्स पे कोई और लगाओ, हो सकता है कोई SQF लाइट यूज़ कर रहे हो सकता है कोई हाइव यूज़ कर रहे हो सकता है कोई ऐसा और यूज़ कर रहे हो जो अभी अभी बन रहा हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन थीम समझना है कि ये काम कैसे कर रही है। सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस जो उनसी है ना, शेयर प्रेफरेंसेस इसको देखने के लिए क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस के पैकेज को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। मैं इसको इंपोर्ट किया, pub.dev पे गया,
और यहाँ पे आके मैंने कुपर्टिनो के नीचे आके यहाँ पे इस पैकेज को लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, हम नीचे गए, अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल लिखा हुआ। इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है। पहला स्टेप है, आपने सबसे पहले जब भी शेयर प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करना है ये लाइन लिखनी है। ये लाइन क्या है, ई शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये लाइन क्या करेगी, शेयर प्रेफरेंसेस के आपके इंस्टेंस को बनाएगी। मतलब ये आपने शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ करने से पहले उसका इंस्टेंस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइन है जो हमेशा कभी भी शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा गेट करना है या स्टोर करना है, लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे आके ना कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आके मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ प्रेफरेंसेस का। ठीक है, तो मैंने कंट्रोलर के अंदर क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी लॉजिक हैंडलिंग हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे रखने के बाद एक फ़ाइल बनाता हूँ इसके अंदर प्रेफरेंसेस डॉट डाट। आप डायरेक्ट फाइल बना सकती थी, मैंने एक फ़ोल्डर बना के फ़ाइल रख दी, वो भी ठीक है। अगर आप डायरेक्टली फ़ाइल रखते वो भी ठीक है, मतलब आपका स्ट्रक्चर आपकी मर्ज़ी का है। प्रेफरेंसेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ खाली, इसका नाम करता हूँ लेट्स से प्रेफरेंसेस। ठीक है, वो इसलिए किया ताकि मेरा कोड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, मैं सारा का सारा काम एक ही इसमें रखूँगा। ठीक है, अब ये जो उनसा काम है हम सारा का सारा अपनी करेंगे प्रेफरेंसेस की क्लास में। जितना भी हम शेयर प्रेफरेंसेस की लॉजिक जो हम होगी वो सारी की सारी रखेंगे शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, ये तो चलो वो तरीका है जो हम स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, बट इससे पहले हम एक काम ही करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेन डॉट डार्ट पे आता हूँ, होम पे आता हूँ और यहाँ पे आके ना एक फ़ाइल बनाता हूँ होम सेवर स्क्रीन डॉट डार्ट। लेट से मैंने एक स्क्रीन बनाई जो सिंपल एक व्यू स्क्रीन है। इसको क्या करता हूँ, इम्पोर्ट मटीरियल, सॉरी, इसको मैंने क्या किया, ड्रैग करके व्यू में रख दिया, मूव। ठीक है, व्यू में आ गई, मैंने इसको किया इम्पोर्ट मटीरियल। हाँ लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ। पहले तो हम इसको सिंपल लगाते हैं ना, जैसे लगाना चाहिए, मतलब जैसे नहीं लगाना चाहिए, जो उसका बेसिक सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे कहता हूँ होम सेवर स्क्रीन और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ स्कैफोल्ड और इसकी आ गई बॉडी और यहाँ पे कॉलम। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अभी मैं विदाउट किसी की शेयर प्रेफरेंसेस लगाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आके एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाते हैं, इसे करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन और यहाँ पे एक ऑन प्रेस। ठीक है, और ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इसको हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, अपनी मेन स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको इस स्क्रीन को लगा देते हैं। ठीक है, होम स्क्रीन होम सेवर स्क्रीन सेव। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी पहली स्क्रीन ये लगा रहा हूँ होम सेवर स्क्रीन, जो क्या कहते हैं भी खाली है। सही है, अब जैसे ही मैं इस बटन पर प्रेस करूँगा, ये जो सा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, मैं अपने प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा को स्टोर करूँगा। ठीक, दरवाज़ा बंद कर दो। करते बात आपसे, बात बैठे प्लीज़ मैं बिठा दूँ। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। शेयर प्रेफरेंसेस क्या है, हमने देख लिया है कि इसके थ्रू हम अपने डेटा को लोकल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, हमने अभी एक स्क्रीन बनाई है जो खाली है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो खाली है। अब इसके ऑन प्रेस के ऊपर सबसे पहले हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या है, हमने सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ये समझ लिया तो समझो सारी शेयर प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमने शेयर प्रेफरेंसेस में ये लाइन का इस्तेमाल करना है, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये मैं इसको लिखता हूँ, क्या करना है, हमने लिखना है शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये हमने लाइन लिखना ज़रूरी है। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हम शेयर प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी हमने इसका इंस्टेंस बनाना है उसका वेट करना है। अवेट क्या करता है, अवेट और एसिंग का कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
अभी तक आई थिंक आपने देखा नहीं होगा। असल में क्या हो रहा है कि शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बन रहा है। शेयर प्रेफरेंसेस का काम क्या होगा, जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे हम कोई भी डेटा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर सेव कर पाएंगे। तो क्रोम ब्राउज़र को जब रिफ्रेश भी करेंगे वो डेटा लोड, वो वही लोड होगा जो लास्ट टाइम हमने सेव किया था, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लेट्स से अब शेयर प्रेफरेंसेस एक स्टोरेज है, स्टोरेज में टाइम लग सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक शेयर प्रेफरेंसेस लोड नहीं होती तो इस लाइन का वेट किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम इसके नीचे जो भी कोड लिखें, जो भी यहाँ पे कोड लिखें वो एग्जीक्यूट हो जाए और ये लाइन जो उनसी है जो असल जिससे हमारा डेटा आना था वो आया ही ना, तो शेयर प्रेफरेंसेस सही तरह लोड ही ना हो। या ऐसी है कोई चीज़ टाइम ले सकती है लोड होने में, किसी की डिवाइस स्लो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का वेट करेंगे। हम इस लाइन के से पहले लिख देंगे अवेट। जब भी हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे हमने उस फंक्शन को एसिंक करना ज़रूरी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है, डेफिनेटली, कि लेट्स एसिंक का वेट क्या होता है। एसिंक का वेट का काम ये होता है कि जब भी आपने कोई ऐसी प्रोसेसिंग करनी है या ऐसी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है जिसके कंप्लीट होने के बाद ही आप अगली लाइन को एग्जीक्यूट करो। मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरी फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन मेरी यहाँ पे मेरा कोड होगा कोई ना कोई, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोड जब एग्जीक्यूट हो जब भी इसका इंस्टेंस बन चुका हो, मतलब ये चीज़ प्रॉपर इनिशियलाइज हो चुकी हो, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से पहले अवेट लिख देंगे। बस अवेट जब भी लिखेंगे हमें उस फंक्शन की यहाँ कर्ली ब्रेसेस से पहले और स्क्वायर ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे एसिंक लिखना होगा। एसिंक का कीवर्ड अवेट का कीवर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर आप अवेट यूज़ नहीं करते तो एसिंक का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चलता रहेगा। मगर अगर आप अवेट यूज़ करते हो तो एसिंक यूज़ नहीं करते तब नहीं चलेगा। मैं इसको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि दोनों का चोली दामन का साथ है, मतलब ये है तो वो है, वो है तो ये है, ये दोनों का दोनों काम होगा। वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसिंक का वेट क्या होता है। एसिंक का वेट क्या होता है, आपने जब भी कोई लाइन के ऊपर किसी प्रोसेसिंग को वेट कराना हो टिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो आप उस लाइन से पहले वेट लिख देते हो। और जब भी अवेट लिखते हैं तो अवेट कभी भी यूज़ नहीं हो सकता जब तक उस फंक्शन को एसिंक ना किया जाए। ये एसिंक सिर्फ एक वर्ड है जो आपने उस फंक्शन के शुरू में लिख देना कर्ली ब्रेसेस से पहले और पैरेंथेसिस के बाद। और अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर अवेट नहीं लिखते तो इसका मतलब ये नहीं है एसिंक कुछ भी नहीं करेगा। एसिंक यूजलेस है जब तक अवेट नहीं होगा, वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा जैसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है। बट सिर्फ ये एसिंक जो सा इधर एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ, एसिंक का मकसद ये है कि अगर इसमें कहीं पे भी अवेट आया तो वो उसका वेट करवाएगा। सही है। अगली लाइन क्या, अगली लाइन करने के लिए अगली लाइन को क्या, वो इस लाइन को वेट करेगा जब ये पूरी लोड हो जाएगी तब वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मतलब लेट्स से अगर तुम 3 लाइनें लिखते हो तो 3 लाइनों के आगे वेट लगोगे, तो अब इसका मतलब ये पहली लाइन ये फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसा नहीं होगा। लेट्स से अब ये नहीं लिखते तो हमें कुछ नहीं पता कि हो सकता है कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो सकता है पहले ये हो, जैसे ही वो इधर आएगा इधर रुक के वेट करेगा, फिर वो इसके रुकने के बाद तीसरी लाइन को चलाएगा। बट ये अवेट क्या कर रहा है, जैसे आपकी प्रोसेसिंग रोक देता है। लेट्स से आपके पास एक कोड फास्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने जिस लाइन के आगे अवेट लिखा है वो 14th पे आके वेट करेगा, मतलब पूरा का पूरा आपका कंपाइलर रुकेगा, वेट करेगा, रुक के देखेगा कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई। तो हमें यही चीज़ चाहिए कि ऐसा ना हो कि शेयर प्रेफरेंसेस लोड ही ना हो और हम नेक्स्ट काम करना शुरू कर दें। तो इधर ज़रूरत इसकी थी कि हमें अवेट का कीवर्ड ज़रूरी है, ठीक है। तो अवेट रेसिंग का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि ये क्या करते हैं, आपकी जो भी आप कोई भी हैवी एग्जीक्यूशन है, कोई भी लाइन का वेट कर रहे हो, आप उससे पहले वेट लिख देते हो और उस फंक्शन को एसिंक कर देते हो। एसिंक क्यों करते हो, क्योंकि एसिंक नहीं करोगे तो अवेट यूजलेस है। अवेट जिस लाइन के आगे लिखोगे उसी लाइन का वेट होगा, ठीक है। अब जैसे ये होगा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ प्रेफ, लेट से कुछ भी। अब इंस्टेंस जैसे ही बन गया उसका वेट भी हो गया। अब सारी की सारी जितनी भी इसके मेथड्स हैं वो हमने इस वेरिएबल को दे दी, क्योंकि हम बार बार तो वेट नहीं लिखेंगे। एक दफ़ा हमने लिख दिया ओके वेट हो गया, ओके मतलब हमारी प्रेफरेंसेस का डेटा सारा इसमें आ गया। अब हमारा काम सारा आसान होगा। हम करेंगे प्रेफ डॉट और यहाँ पे हमारे मेथड शुरू, हम करेंगे डॉट। अब यहाँ पे होता है सेट बुलियन, सेट डबल, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग लिस्ट। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने डेटा को सेट करना है, मतलब आपने कोई डेटा को सेट करना तो आप क्या यूज़ करोगे, डॉट सेट। और अगर आपने कोई डेटा गेट करना तो यूज़ करोगे डॉट गेट, ठीक है।
ठीक है। तो अगर आपने डेटा क्या करना है, सेट करना, तो आप यूज़ करोगे सेट, और अगर गेट करना तो गेट। सबसे पहले डेटा सेट होगा फिर गेट होगा। मतलब लेट से यूज़र ने इसको प्रेस किया, उसके डेटा को हमने स्टोर कर लिया, फिर स्टोर करने के बाद हम कहीं ना कहीं से गेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा हाँ जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ये। इसकी एग्जांपल सिंपल है। लेट से मैं आपको कहता हूँ आपके पास एक स्टोर है और एक खाली कमरा पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एक सामान देता हूँ कि जाओ इस सामान को रख के आओ, और मैं तुम आते हो वापस में, मैं कहता हूँ कि देख के आओ कि तुम कितना सामान पड़ा। तुम गिन के आते हो, अच्छा 2 बॉक्सेस पड़े हुए। फिर मैं तुम्हें एक थर्ड बॉक्स देता हूँ, फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि बताओ कितने बॉक्स पड़े, तुम कहते हो 4th बॉक्स पड़े। तो सेम टू सेम सीन ये है, सबसे पहले आप बॉक्स रखोगे तो गेट करोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा आप बॉक्स रखो ही ना और उसके अंदर अमाउंट बढ़ी जाए। तो सबसे पहले हमें डेटा को करना पड़ेगा सेट। सेट करते टाइम वो पूछेगा आपने किस टाइप का डेटा स्टोर करना। मैं कहता हूँ मैं सेट करता हूँ इंटीजर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक काउंटर 1 2 3 जो उनसा हम स्टोर करते हैं, ताकि हम जब इसको प्लस प्लस करें यहाँ पे 1 2 3 इंक्रीमेंट हो और पेज रिफ्रेश के बाद भी वो डिलीट ना हो, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक इंटीजर को स्टोर करना है। इंटीजर क्या होता है, जो 0 1 2 कोई नंबर होता है। अगर कोई स्ट्रिंग होगी तो सेट स्ट्रिंग होगा, बुलियन होगा तो सेट बुलियन होगा। हमने इस तरह से टाइप डिफाइन कर लेना हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप कभी किसी को डेटा को सेट करोगे ना, उसको हमेशा किसी की के अगेंस्ट स्टोर करोगे। जैसे मैप के अंदर होता है की होती है, एक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी हम जब प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा स्टोर करेंगे तो हमें एक की देनी है और की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू देनी है। जब भी हमने डेटा को गेट करना है तो मैंने उसकी की देनी है, वो डेटा ला के दे देगा। ये ऐसी है जैसे मैं आपको 3 रूम्स दूँ और 3 रूम में कहूँ ये वाला बॉक्स लेके जाओ, तुम कहोगे अच्छा किस रूम में रखना, आप कहोगे अच्छा ये 1 वाले रूम में रखना, आप उसकी की लेके जाओगे, की से डोर ओपन करोगे, उसके अंदर रख दोगे सामान। फिर जब गेट करने जाऊंगा मैं कहूँगा देख के आओ रूम में कितना सामान पड़ा। आप पूछोगे कौन से रूम से देखना, मैं कहता हूँ आपको की ये 3rd रूम की पकड़ो जिसमें देख के। तो सेम टू सेम हर की के अगेंस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे की रखता हूँ, की के अंदर क्या नाम रखता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, की मेरी मर्जी की होगी। मैं इसका नाम की ही रख दूँ, इसका नाम अरहम रख दूँ, कुछ भी रखूँ, वट एवर आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने लेट से अभी अज्यूम करने के लिए की का नाम अरहम रख दिया ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना हो कि की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू के अंदर हम अब मैं यहाँ पे कोई 2.2 नहीं रख सकता क्योंकि इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू पानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 वैल्यू रख दी, या फिर लेट से मैंने 1 रख दी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा इस बटन को प्रेस करेगा, जैसे ही कोई बंदा इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को प्रेस करेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इंस्टेंस बनेगा, इस लाइन का वेट करेगा, मतलब हमारा शेयर प्रेफरेंसेस लोड होगा। शेयर प्रेफरेंसेस लोड होने के बाद प्रेफ डॉट सेट होगा, मतलब कोई वैल्यू सेट होगी। वो क्या सेट होगी, एक की के अगेंस्ट, अरहम की के अगेंस्ट 1 सेट हो जाएगी, सही है, सही है। जैसे ही ये सेट होगी, अब मुझे देखना भी तो है ना कि डेटा सेट हुआ है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, प्रेफ डॉट गेट, उसी टाइम गेट करके देख सकता हूँ। अब गेट करते टाइम आपने जो गेट करना है रिकमेंडेड है वही लिखो, गेट इंट, गेट बुलियन, क्या गेट करना। अब हमने इधर सेट क्या किया था इंटीजर, तो गेट भी इंटीजर ही कर। की का नाम मेक श्योर वही हो जो आपने रखा, अगर की का नाम वो नहीं रखोगे तो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। जब भी ये इसलिए कि जैसे ही डेटा सेट होगा, मतलब प्रेफरेंसेस में डेटा सेट हो गया और डेटा स्टोर हो गया, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्या पड़ा। ये ऐसे ही है, मैंने तुम्हें स्टोर में रखने को एक बॉक्स दिया और मैंने तुमसे आके पूछा कि बताओ कितने बॉक्स थे, तुमने कहा मैं तो देखे ही नहीं। तुम कहो मैं तुम्हें दोबारा भेजूंगा भाई जाके देख के आओ कि कितने डेटा पड़ा था। अब फिर मैंने तुम्हें कहा इंस्ट्रक्शन दी कि जब भी मैं तुम्हें डेटा दूँ तुम देख के आना कितना डेटा पड़ा है। तुम कहते हो ठीक है, ओके गुड हो गया। तो अब ये हो रहा है कि मैंने डेटा सेट करवा दी, उसी टाइम गेट करवा के देख रहा हूँ कि क्या इसके अंदर डेटा पड़ा है कि नहीं। अभी मैं किसी वेरिएबल से नहीं पका रहा डेटा, मैं प्रेफरेंसेस के अंदर सेट करूँ, प्रेफरेंसेस से ही गेट कर। जैसे ही डेटा गेट होगा वो डेफिनेटली किसी न किसी वेरिएबल में आएगा, ठीक है। मैंने इसको एक वेरिएबल में रख लिया डेटा के नाम से वेरिएबल, और यहीं पे इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब क्या होगा, एक सिंपल डेटा, एक सिंपल वेरिएबल, एक प्रेफरेंसेस इन लोड होगी, वहीं से प्रेफरेंसेस डॉट सेट इंट क्या करेगा, डेटा को सेट कर देगा। और 3rd लाइन में हमने ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है वैसे उसी टाइम गेट करने के लिए, इसलिए ताकि हमें पता हमने जो सेट किया वो गेट हुई है कि नहीं। और हमने लिखा प्रेफ डॉट गेट इंट, और उसके बाद अरहम की दे दी अपनी, और की के अंदर हमने क्या और सेव करके चेक करते। अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें नज़र आएगा कि कोई डेटा सेट हुआ है कि नहीं। मैं जैसे इस बटन को प्रेस करता हूँ
एरर आती है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या है एरर, क्या है। हाँ, जब भी कभी एरर ऐसा है ना कि मिसिंग प्लगइन नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी अभी पैकेज लगाया वो आपने प्रोजेक्ट को क्लोज करके रीरन करना। जब भी कोई पैकेज ऐसा एरर है मिसिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, मतलब इसकी आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रही, सिंपल आपने प्रोजेक्ट को बंद करना है और उसको रीरन करना है। वो इसलिए है क्योंकि आपने जो भी पैकेज लगाया है उसको वो कुछ कन्फिगरेशन करने के लिए रिक्वायर्ड है कि वो रीरन हो, ठीक है। तो मैंने अभी पैकेज लगाया था, बंद नहीं किया था प्रोजेक्ट, तो मैं बंद करके इसको रीरन लगा दिया शेयर प्रेफरेंसेस का। तो हमने क्या किया, अभी शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज लगाया। इससे पहले हमने दोबारा देखें कौन कौन से इस जैसे पैकेज और हैं, वो वीडियो में तुम खुद जाके देखना पहले। तो बट इन शॉर्ट शेयर प्रेफरेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने रीज़न बता दिए, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस जो सी है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें इंस्टेंस बनाना ज़रूरी है। इंस्टेंस बन गया उसके बाद आप सेट करो गेट करो, सेट करो गेट करो। हमेशा की का ख्याल रखना, की हम आपकी सेम हो। ऐसा ना हो कि आप अरहम के अगेंस्ट डेटा सेट कर रहे हो और किसी और के अगेंस्ट डेटा गेट कर रहे हो। वो ऐसे ही होगा कि आपके पास किसी और रूम की चाबी है जो जिस रूम से कहा था उसमें आप देख नहीं रहे, ठीक है। जैसे ही अब देखो मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो console.log के अंदर 1 आता है। वो console.log के अंदर 1 क्यों आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया, अभी डेटा जैसे ही सेट हुआ है उसी टाइम डेटा गेट हुआ है, सही है। अब इसको हम ग्राफिकली करते हैं, मतलब ऐसे ही करना है, जब सेट करना है गेट भी साथ में करना है। नहीं सही तो नहीं है, कह सकते हो। अब ये अप्रोच सही नहीं है, मतलब अभी यूज़र के लिए तो काम सही नहीं है। मतलब अगर हम रियल टाइम चेंज उसी टाइम चाह रहे हैं तो डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे मैटर करेगा। लेट्स से इधर हम ये चाहते हैं जैसे यूज़र इसको प्रेस करे यहाँ 1 से 2 हो जाए, तो हमें फिर डेफिनेटली इसके क्लिक पे ही गेट करना होगा। मतलब हम ये चाह रहे हैं उसी टाइम रिफ्लेक्शन हो जाए। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, आप जब इसको क्लिक करो फिर आप नए पेज पे जाओ और नए पेज पे जाके आपने उसको देखना हो, तो फिर आप क्या करोगे, नए पेज पे गेट करोगे, उस पेज पे गेट करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स पे मैटर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर वे में करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये करूँगा एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं इधर आया, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंट काउंट इज इक्वल 0, एग्जाम्पल के तौर। वो एक वेरिएबल है काउंट जो 0 पड़ा हुआ है इनिशियली। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने कॉलम में यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके एक टेक्स्ट विजिट लेता हूँ, उस टेक्स्ट विजिट के अंदर मैं कहता हूँ काउंट को दिखा दो, ठीक है। अब ये काउंट एरर क्यों दे रहा है, हाँ एरर क्यों दे रहा है, वेरिएबल तो बना हो। हाँ बताओ, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मैं जब तक इसको सेंटर कर रहा हूँ, स्टाइल कर रहा हूँ, सोचो। वो निशान ही पे है डॉलर का, उससे उसका क्या फ़ायदा। हाँ बताओ, कम ऑन, चलो माउस करके दिखा देता हूँ अब। वो इसलिए है कि जो टेक्स्ट विजिट होती है ना, टेक्स्ट विजिट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डेटा आता है, और हमने क्या किया, अभी एक इंट टाइप का डेटा बनाया हुआ। तो अब वो कह रहा है कि भाईजान ये माउस के ऊपर करो, कहता है द आर्गूमेंट टाइप इंट कैन नॉट असाइन टू द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। कह रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर को स्ट्रिंग में रख सको। तो वो कहता है ठीक है, आप इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे .to स्ट्रिंग लगा देंगे। वो ऐसा होगा काउंट जो भी होगा वो टू स्ट्रिंग होकर नज़र आएगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये था कि आप क्या करो, इसको स्ट्रिंग में करो, इससे पहले डॉलर लगा दो। अब भी क्या होगा कि वो पहले काउंट की वैल्यू को रीड करके डॉलर उसको रीड करेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्स्ट विजिट को दिखाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट विजिट के वो कहता है कि मुझे जो भी डेटा चाहिए स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, सही है। ओके, अब मैं सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ तो मेरे शुरू में इनिशियली 0 1 रखा हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं देखो इस बटन को प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये 0 का 0 है, बट मेरे शेयर प्रेफरेंसेस में से 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूँ तो क्या हो कि ये जो लेटेस्ट वैल्यू वो स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे ही यूज़र पेज पे आता है मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट में,
स्टेटफुल, वो क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई बंदा पेज को लोड करता है तो एक मेथड कॉल होता है इनिट स्टेट। इनिट स्टेट क्या होता है? एक इसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है जो क्या करता है, आपकी जो भी आप जैसे ही यूज़र किसी भी पेज पे आता है इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल हो जाता है। इनिट स्टेट जब जैसे यूज़र ने पेज रिफ्रेश किया या पेज को ओपन किया फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले आपका इनिट स्टेट जो सा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इनिट स्टेट के अंदर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ये आ जाता है सजेशन, बस ये इसको मैं लिखता हूँ इनिट, ये आ रहा है, देखो मैंने इसको किया तो इनिट स्टेट आ गया। इनिट स्टेट का काम क्या होता है कि जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले इनिट स्टेट चलेगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आके हमने क्या करना है, एक मैं क्या करता हूँ अपने इसके लिए, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड काउंट। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड काउंट और एक फंक्शन बनाता हूँ गेट काउंट। ठीक है, ऐड काउंट और गेट काउंट का मकसद क्या कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ ये क्या करे, शेयर प्रेफरेंसेस में नई वैल्यू ऐड करे, और जब भी मैं गेट करूँ नई वैल्यू गेट हो। सही है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वही इंस्टेंस बनाता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, और इधर मैं वेट लगाता हूँ। एरर क्यों आ रहा है? क्यों? ठीक है, तो हमने यहाँ पे एसिंक को यूज़ करना है। जब भी कोई फंक्शन में हो हमने इंस्टेंस बनाना है। सेम टू सेम मैं काम गेट में भी करता हूँ, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को करता हूँ यहाँ पे एसिंक। ठीक है, तो हमने इस नीचे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है ना, तो हम यहाँ वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि जब भी फंक्शन का जो स्कोप होता है ना, जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ बनाती हो ना, वो फंक्शन के स्कोप तक ही होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने ये इस ब्रैकेट्स के अंदर रह के इसको बनाया है, वो इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। और जो अवेट का कीवर्ड है ये किसी क्लास के साथ नहीं, हमेशा किसी फंक्शन में यूज़ होगा, क्योंकि एसिंक हमेशा किसी फंक्शन को लगता है। अगर मैं इस लाइन को बाहर रखता हूँ ना तो अवेट पे एरर है, शेयर प्रेफरेंसेस पे एरर है। वो इसलिए क्योंकि आप इस टाइम एक क्लास के अंदर खड़े हो, क्लास को कभी भी एसिंक अवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, हमेशा शेयर प्रेफरेंसेस जब भी यूज़ करना है किसी फंक्शन के अंदर ही रखना है। नीचे तो आपने बटन में किया, वो बटन भी एक फंक्शन ही है। ये देखो ऑन प्रेस, और इसके आगे एक ये छोटी ब्रैकेट्स हैं और एक ये वाली ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रेस, तो ये भी एक फंक्शन ही है। फंक्शंस की भी टाइप्स होती हैं। एक फंक्शन होते हैं जो नेम्ड फंक्शंस होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं। जैसे मैंने इसको एक नाम दिया है ऐड फंक्शन गेट, ऐड गेट और काउंट। कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका नाम नहीं होता, जिनको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे इस फंक्शन का इस टाइम कोई नेम नहीं है, बट ये ऑन प्रेस के आगे एज अ कॉल बैक यूज़ हो रहा है। मतलब है ये फंक्शन की टाइप ही है, ये फंक्शन ही। फंक्शन की पहचान होनी चाहिए कि फंक्शन की पहचान ही होती है, पैरेंथेसिस होती है और कर्ली ब्रेसेस होती है। तो ये पहचान इधर भी फॉलो हो रही है और ये पहचान इधर। इवन मैंने आपको कहा था एसिंक भी एक फंक्शन है। ये देखो एसिंक की भी पहचान ये है कि ये क्या है, इसके आगे ये ब्रैकेट्स है और इसके आगे ये वो दूसरी ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो एसिंक भी एक फंक्शन है। फंक्शन की पहचान होती है कि कर्ली ब्रेसेस होती हैं और कर्ली ब्रेसेस से पहले पैरेंथेसिस होती हैं। नो मैटर कि इसका नाम क्या है, ये नहीं होता। समटाइम कॉल बैक होते हैं जिनका नाम नहीं होता, कुछ होते हैं जिनका नाम बिल्ट इन होता है। जैसे इनिट स्टेट, ये बिल्ट इन नाम है, ये हमने नहीं रखा हुआ नाम, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये वो फंक्शन है नीचे जो हमने खुद बनाया। तो फंक्शंस की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। सही है, अब क्या करता हूँ मैं, इनिट स्टेट पे आता हूँ। यूज़र जैसे ही यूज़र पेज हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गेट काउंट का फंक्शन कॉल करते हैं। मतलब जैसे ही बंदा रिफ्रेश करे पेज को, वहीं से क्या हो, गेट काउंट का फंक्शन कॉल हो जाए। गेट क्या करेगा, देखेगा मेरी लास्ट वैल्यू शेयर प्रेफरेंसेस में क्या पड़ी। ठीक है, ये ऐसी है जैसे मैंने आपको एक कमरे में भेजा, मैंने आपको कहा कि जाके सबसे पहले देखो कितने बॉक्स पड़े, फिर ही कोई दूसरी वैल्यू ऐड करना। तुम कहते हो ठीक है ओके, तुम जैसे ही पेज को लोड करो, जैसे ही ऐप कोई ओपन हो, सबसे पहले देखो कि मेरी प्रेफरेंसेस में क्या पड़ा हो। ठीक है, वो क्या करेगा, गेट काउंट को कॉल करेगा। जैसे वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इसका इंस्टेंस बनाएगा, अवेट करेगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल में स्टोर करेगा, डॉट गेट करेगा। गेट क्या करेगा, गेट इंट करेगा और उस की के अगेंस्ट वैल्यू डेटा गेट कर ले। ठीक है, जैसे ही डेटा गेट होगा, वार डेटा, जैसे ही डेटा गेट होगा वो क्या करेगा, एक कंडीशन लगाएगा। वो क्या चेक करेगा कि डेटा नल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं यूज़र फर्स्ट टाइम आ रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटा पड़ा ही ना हो कुछ इसके अंदर अभी। ठीक है, तो हमने कहा कि डेटा मेरा नल तो नहीं है, मैंने कहा हाँ नल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, जो भी पड़ा है उसको काउंट की इक्वल कर दो।
मतलब आपने क्या किया, काउंट एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो शुरू में पड़ा हुआ 0, ठीक है। आपने कहा जैसे ही डेटा गेट करो किससे, अरहम की से चेक करो डेटा नल तो नहीं है, इसका मतलब कोई नंबर आया हुआ है, और जैसे ही जो भी नंबर है उसको स्टोर कर दो काउंट के अंदर। और एक चीज़ ज़रूर कर लेना, सेट स्टेट को कॉल कर दे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप सेट स्टेट कॉल नहीं करोगे, काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है, हो सकता है शेयर प्रेफरेंसेस में कोई नई वैल्यू पड़ी हो 10 1 कुछ भी, तो शेयर ये रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे तो हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं ना। अभी मैं प्रोवाइडर के बगैर कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोवाइडर से करूँगा। ये सारे फंक्शन ऐड गेट ये भी प्रोवाइडर में बनने चाहिए, क्योंकि सारी बिजनेस लॉजिक उधर होनी चाहिए, काउंट का वेरिएबल उधर होना चाहिए, सारा कुछ उधर होगा। ये सिर्फ इसलिए है ताकि बेसिक जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो तो कवर हो पहले, बाद में जब ये कवर होगी हम इसको अच्छी अप्रोचेस में ले लेंगे, ठीक है। मतलब सेट करने के बाद और गेट करने के बाद इस्तेमाल हम देख लें, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, इनिट स्टेट कॉल की। इनिट स्टेट क्या करती है, पेज जैसे ही रिफ्रेश होगा सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा इनिट स्टेट। उसके बाद हमने क्या किया, उधर ही एक फंक्शन कॉल कर दिया गेट काउंट का। गेट काउंट भागा इधर आया, उसने प्रेफरेंसेस के अंदर किया गया। हाँ, क्योंकि जैसे ही पेज लोड होगा उसी टाइम तो देखिए कितना क्या पड़ा मेरे, गेट करके देखो कितना पड़ा, ठीक है। उसी टाइम देखो पेज लोड होगा, पेज लोड होने के बाद प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनेगा, इंस्टेंस बनने के बाद की से वो डेटा पकड़ेगा, की से चेक करेगा कि इसके अंदर डेटा पड़ा है, हाँ पड़ा है। अगर पड़ा है तो उस डेटा को इक्वल कर दो काउंट के, मतलब काउंट का जो वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो, उसी टाइम स्टेट को चेंज कर दो। अगर स्टेट चेंज नहीं होगी तो हमारी नया वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब जैसे ही देखो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे 0 लिखा होगा इनिशियली और ये 1 हो गया। अब ये इतनी जल्दी हुआ है, पहले इनिशियली 0 था और ये 1 कहाँ से आ रहा है, प्रेफरेंसेस से आ रहा है। ये मैं तो नहीं लगा रहा, इवन मेरे वेरिएबल में इनिशियली ऊपर क्या पड़ा हुआ है 0, बट फिर भी ये 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी शेयर प्रेफरेंसेस में सेट क्या किया हुआ है, जो वैल्यू सेट हुई है। अब हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं रियल टाइम। वो कैसे, ऐड काउंट का फंक्शन, ऐड काउंट के फंक्शन के अंदर हमने वही सेम प्रेफ और ये काम किया, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रेफ डॉट सेट इंट जो हम करते हैं, और मैंने कहा कि अरहम की है उसको इसके अंदर सेट, मेक श्योर की का नाम अगर गलत हो तो कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा करना ये कि जो भी काउंट है ना उसके अंदर प्लस करके उसको सेट कर दो, ठीक है। लेट से यूज़र आया, यूज़र ने अभी 1 देखा है, वो जैसे ही इसको कॉल करे, अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, अभी इसके ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा कोड किया, मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम थोड़ा सा सही जा रहे हैं। हमने यहाँ पे आके लिखना ऐड काउंट का फंक्शन। जैसे ही मैं इस ऑन प्रेस को प्रेस करूँ, एक फंक्शन कॉल हो ऐड काउंट, वो इधर भागा वो इधर आए, प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाए, और हम के अंदर प्लस करे उस की के अंदर, और ये करने के बाद उसका काम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, लेट से मैंने सेव किया, अब इधर आया, अभी मेरा 1 ही पड़ा होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको 1 प्रेस किया, अब ये वैल्यू जो उनसी है वो इंक्रीमेंट होकर 2 तो हो गई है। फिर अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब लेट्स सी के 2 हुई है कि नहीं, और ये वैल्यू 1 है। लेट्स से हम देखते हैं जाके कि 1 क्यों हुआ है। मे भी पॉसिबल है इस वजह से कि हम क्या करते हैं, इस काउंट को प्लस करते हैं यहाँ पे, और इसको इक्वल कर देते हैं दोबारा काउंट के, और फिर दोबारा काउंट को स्टोर करते हैं। इधर आए, प्लस क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ओ की को चेक करते हैं, हमारी की सही है, गेट हो रहा है, और हम नहीं ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऐड हुआ है। ऐड होके ना एक काम हो सकता है, ये हो सकता है वो जल्दी सेव हो रहा है। मैं यहाँ पे पहले प्लस करता हूँ, फिर काउंट को, लेट्स सी ये लोड हुई है, 1 क्लिक किया, रिफ्रेश किया, 2। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये होता है, ये हो क्या रहा है कि जब भी हम काउंटर में प्लस करते हैं वो प्री और पोस्ट का कंसेप्ट होता है। मैं क्या करता हूँ, काउंट इज इक्वल काउंट +1 ऐसे कर लेता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, कि जब भी हम इसको प्रेस करें तो काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करो, जो भी लेटेस्ट वैल्यू काउंट के अंदर हो उसको स्टोर कर दो यहाँ पे। अब देखो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही देखो पेज को रिफ्रेश करता हूँ, 2 शेयर प्रेफरेंस में पड़ा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये मैंने आपको कहा डेटा स्टोर करो, आपने डेटा स्टोर कर दिया। मैंने आपको ये नहीं कहा था डेटा गेट भी करो कितने काउंट थे। तो अब क्या होगा, देखो मैं जब भी पेज को रिफ्रेश करूँगा उसी टाइम इनिट स्टेट में गेट का फंक्शन चलेगा, वो लेटेस्ट वैल्यू ला के व्यू करवाएगा।
तो अब ये रिक्वायरमेंट पे आ गया, आप ये चाहते हो कि रियल टाइम हो, मैं जैसे ही प्रेस करूँ उसी टाइम पता चले। मैंने आपको ऐसे ही कहा कि स्टोर में डेटा रख के आओ, उसी टाइम देख के भी आना कितना डेटा पड़ा। तो आप सिंपल और सिंपल एक काम ये करो, जैसे ही डेटा ऐड हो रहा है उसके नीचे दोबारा से गेट काउंट का फंक्शन चला दो, वो वही काम करेगा जो शुरू में होता है। मतलब ये कि ऐड का फंक्शन क्या करेगा, डेटा ऐड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, गेट काउंट का फंक्शन चला देगा। फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर काम फ्लोटिंग एक्शन बटन पे हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है ऐड काउंट का, और ऐड काउंट के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा रियल टाइम 4 हुआ, और इसको मैं जब पेज को रिफ्रेश करूँगा तब भी 4 ही रहेगा। आपकी ऐप बंद हो कुछ हो, ये 4 का 4 है। अब मैं इसको 5 4 3 ये देखो यहाँ तक नंबर लेके जाता हूँ, लेट्स से यहाँ A27 तक, और इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, अभी क्या होगा, जो पेज है आपका रिफ़्रेश हुआ, वेरिएबल ख़त्म हो जाने चाहिए, तो फिर भी ये वैल्यू स्टोर रही है, ये आपकी प्रेफरेंसेस स्टोर है। आइए, मतलब इन शॉर्ट प्रेफरेंसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये 2 से 3 लाइनों का ख्याल रखना है, बाकी आपकी अपनी लॉजिक है कि प्लस प्लस करके स्टोर करना है, माइनस माइनस करके स्टोर करना है, क्या करना है वो आपकी लॉजिक है। कब गेट करना है, कब ऐड करवाना है, किस पे ऐड करवाना है, ऐड करके क्या करवाना है। जैसे ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, मैं ये चाहता जैसे ही नया डेटा ऐड हो उसी टाइम मैं देखूँ आया क्या, लोड क्या हुआ नया, तो मैंने इधर यहाँ पे फंक्शन गेट का भी चला दी। सही, तो अब ये सारा का सारा जो काम था ये प्रेफरेंसेस की बेसिक थी। प्रेफरेंसेस के ऊपर हमने 1 करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह किया है, मगर अभी ये सारा का सारा अनप्रोफेशनल वे है। हमने उधर ही इनिट स्टेट लगाई, हमने उधर ही सारा काम किया, सारा का सारा काम ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा असल में होना नहीं चाहिए कि हमारी जो भी प्रेफरेंसेस है वो इस तरह से हो। ठीक है, मतलब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही क्या कहते हैं ये काम जितना भी है वो सारा का सारा प्रोवाइडर के थ्रू ऑटोमेटिक हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी काम को प्रोफेशनल वे में करने के लिए प्रेफरेंसेस पे आता हूँ, प्रेफरेंसेस पे आके क्लास बनाता हूँ जिसका नाम अपनी मर्ज़ी से रखता हूँ प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस अब हम प्रोवाइडर के 3 पीस करेंगे। सबसे पहला कि एक हमारा व्यू है, उसके बाद हमारा प्रोवाइडर होगा, उसके बाद हमारा कंट्रोलर होगा। जो हमारा व्यू होगा उसमें हमको जो भी हमने प्रोवाइडर में चेंज किया होगा वो दिखाएंगे। कंट्रोलर के अंदर हम प्रोवाइडर से डेटा गेट करेंगे, और जो असल जो लाइंस होती हैं, इंस्टेंस बनाना, सेट करवाना, गेट करवाना, वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोलर के अंदर सारी बिजनेस लॉजिक होगी जो प्योर लॉजिक है। मतलब हमारा इंस्टेंस जो हमने बनाया है प्रोवाइडर का वो वहाँ पे होगा, सेट का फंक्शन, गेट का फंक्शन उधर होगा। ठीक है, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा क्लीन हो। मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ गेट चलो काउंट ही कर देता हूँ। ठीक है, गेट काउंट इधर आके, और इसको करते हैं सेट काउंट। सही है, अब मैंने क्या किया, इस कोड को रिफैक्टर करने के लिए वो सारी की सारी लॉजिक को प्रेफरेंसेस पे शिफ्ट कर, सही अप्रोच पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल क्लास बनाई है जो ना ही कोई प्रोवाइडर से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर हम सारी बिजनेस लॉजिक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेट का फंक्शन है, गेट का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आके वही काम करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैं लिख दिया अवेट, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया प्रेफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वार जो उनसा है, ये वार एक कीवर्ड है, जब हमें पता ना हो इसकी टाइप क्या है हम वार यूज़ कर लेते हैं, बट इधर जो इसकी असल में टाइप होती है वो यही होती है, शेयर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस है आप स्ट्रक्चर्ड कोड लिखो। जब आपको पता ना हो वार तो आप अच्छा नहीं लिखो, जब आपको पता है कि इसकी टाइप शेयर प्रेफरेंस है तो शेयर प्रेफरेंस लिख दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंक किया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, प्रेफ डॉट सेट। ठीक है, और सेट लेट से मैं इंटीजर अभी कर रहा हूँ और मैं इंटीजर स्टोर करता हूँ। ठीक है, अब की जो सी है वो हमें बार बार लिखनी पड़ रही है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हमें बार बार एक की को लिखना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आता हूँ और यहाँ क्लास से ऊपर या क्लास के अंदर आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से इंट, उसको कहता हूँ कि ना ये है मेरी काउंट की, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, लेट्स से काउंट। ये काउंट मेरी की का नाम है, जैसे मैं अरहम रखा था। ठीक है, मेरी की का नाम है काउंट, और उसको अब यहाँ पे वो कह रहा है कि की इंट क्यों रखी है। अब इधर बेसिकली ये स्ट्रिंग होगी, क्योंकि की जो उनसे होती है स्ट्रिंग होती है। सही है, अब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल वे इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो। अब मैं बार बार यहाँ पे वो नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे बस लिखूँगा कि जो भी की काउंट में पड़ी हो मेरी की है।
और गेट करते टाइम भी सेम टू सेम यही काम होगा। मैंने यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया, इसको मैंने एसेंक किया और यहाँ पे आके मैंने कहा कि प्रेफ डॉट गेट, ठीक है, सॉरी गेट इंट और यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने अभी एक काउंट की बनाई है वेरिएबल, उसको वो तुम्हारी की है। अब मेरा वो भी लिखना नहीं पड़ रहा कि बार बार कि स्ट्रिंग में अरहम है कि क्या कौन सी की है। तो अब मैं सारे मतलब कि प्रोग्राम में जो भी हम लिख रहे हैं एक ही की यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हर अलग अलग करो। लेट्स से आपने फेवरेट्स ऐड करवानी है, फेवरेट्स की एक अपनी की है। लेट्स से आपने बुक मार्क करवानी, बुक मार्क की अपनी की है। हर एक की का मतलब है कि आप वही डेटा लोड करोगे, वही डेटा स्टोर करो। बाय चांस अगर गलती कर दी तो डेटा ओवरराइड हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेट्स से आपने बाय चांस बुक मार्क की जगह फेवरेट की यूज़ कर ली तो डेटा उसकी जगह वो ऐड हो जाएगा, तो आपकी सारी की सारी कोडिंग खत्म। तो अच्छी होगी कि आप हर एक की अपनी अपनी की बनाओ, फेवरेट्स की अपनी। अभी हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट, तो हमें एक ही की बनाई। कल को आप 2 काउंटर अलग अलग चलाते हो तो 2 अलग अलग की बनाओ, क्योंकि अलग अलग डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे बनाओ। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा स्टोरेज बढ़ रही है, कोई आप अच्छा है ज़्यादा कीज़ बनाओ, ज़्यादा अच्छी जगह कोड स्ट्रक्चर करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी तरह से एक गेट का फंक्शन बनाया और एक सेट का फंक्शन बनाया, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं अपनी की रखी और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया वार डेटा, यहाँ पे जो भी है, और मैंने कहा कि इफ़ या जो भी है रिटर्न कर दो डेटा को। अब क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा गेट करना था, ये गेट में करना था। मैंने कहा कि जैसे ही ये, क्योंकि इधर गेट करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे जैसे ही डेटा गेट करो वो क्या करे, डेटा गेट हो और वहीं से रिटर्न हो जाए। रिटर्न क्योंकि जैसे ही डेटा आप गेट करो उसी टाइम जो भी डेटा है वो वापस फंक्शन को भेज दो, सही है। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हम फंक्शन से कुछ ले भी सकते हैं। लेट्स से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाए अपने रिजल्ट में मुझे कुछ ना कुछ अगर दे। लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया गेट काउंट का। अब ये गेट काउंट हमें बताएगा कितने काउंट पड़े हुए प्रेफरेंसेस में, तो हम उससे ले रहे हैं कि भाई कितने पड़े मुझे दो। अब ये रिटर्न ज़रूर करेगा। मतलब ऐसे ही जैसे मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, मैं कहता हूँ आपने मुझे परसों रिटर्न कर देना, तुम कहते हो ठीक है। अब मैं जब भी तुम्हें परसों बुलाऊँगा तुम्हें वो चीज़ लेके आनी होगी। तो मैंने इसको कहा कि भाई जैसे ही फंक्शन कॉल हो, जब भी डेटा जो सा है, एक मिनट मैंने उल्टा किया, ओह गेट इंट, और यहाँ पे मैंने लिखनी थी गेट वैल्यू। गेट है ना, तो गेट में कोई वैल्यू सेट नहीं होती, गेट। और यहाँ पे अगर सेट है तो हमने यहाँ पे करना है सेट इंट, ठीक है। और यहाँ पे काउंट, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं परसों तुम्हें कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तुमसे कहूँगा कि जो भी तुम्हारे पास है वो तुम रिटर्न करो। अब जब भी मैं फंक्शन को बुलाऊँगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएगा, और यही रिटर्न की खासियत है। रिटर्न ज़रूर वो गेट करके डेटा, चाहे वो नल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी डेटा सेट गेट तो हो गया, ये हमारा फंक्शन पक्का रेडी है। बट ये वाले फंक्शन के अंदर एक चीज़ कमी है कि जब भी हम डेटा सेट करेंगे वो कहते हैं वैल्यू के सेट करना। अभी हम खड़े अपनी प्रोवाइडर कंट्रोलर इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर, तो हम यहाँ से इसको पैरामीटर भेज दिया करेंगे। जब भी हम फंक्शन को सेट करेंगे हम उसको भेजेंगे ये वाली चीज़ प्लस इसमें सेव करो। तो वो क्या करेगा, वैल्यू जो भी हम पैरामीटर, जो हमने लास्ट टाइम जैसे पैरामीटर भेजते थे कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट करके भेजते थे और दूसरे फंक्शन को पकड़ के उसको सेट करता था, तो सेम टू सेम हम अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट काउंट, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को लेके डेटा सेट कर देगा, ठीक है। और इसको रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी डेटा सेट होगा तो रिटर्न करा के क्या करोगे, मतलब रिटर्न तो जब होगा जब कोई चीज़ ले रहे हो, तो सेट हो गई तो चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है। ये हमारी जो कोड था हमने बेसिकली लिख लिया। दूसरी बात, अब एक चीज़ ये कि जो ये फंक्शन है ना, इससे पहले मैं इससे स्टैटिक लिखता हूँ। वो इसलिए कि जब भी मैं इस प्रेफरेंसेस के फंक्शन को जब भी मैं इस गेट और सेट के फंक्शन को यूज़ करूँगा तो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। ये इसको भी मैं हटाता हूँ और इधर तक मैं आता हूँ, इधर तक कोई इशू नहीं है अभी तक। लेट्स से मैं प्रोवाइडर में आता हूँ, एक प्रोवाइडर फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ काउंटर प्रोवाइडर डॉट डार्ट एग्जाम्पल के तौर पर। अभी एक प्रोवाइडर फाइल है,
क्लास काउंटर प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने बना ली। अभी आज इसको आके मेन मेथड में रजिस्टर करना है वरना एरर होगी। यहाँ पे आए प्रोवाइडर के अंदर CV और यहाँ पे आके एंड पे सेमीकोलन और यहाँ पे आके हमने कह दिया काउंटर प्रोवाइडर अभी हमने बनाया उसको रजिस्टर करो, ठीक है, जो हमारा काम था। अब हम आते हैं अपने प्रोवाइडर फाइल के अंदर। यहाँ पे आके अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, गेट करेगा डेटा को, गेट काउंट, ठीक है। ये फंक्शन है जो प्रोवाइडर के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम अपनी प्रेफरेंसेस से डेटा गेट करेंगे। अभी हमने अपनी एक फाइल क्लास बनाई थी जिसका नाम रखा था प्रेफरेंसेस डॉट डार्ट। एक ये सिंपल क्लास थी जिसका नाम था प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं अपनी प्रोवाइडर फाइल में आता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रेफरेंसेस, ठीक है, क्यों, जो क्लास का नाम रखा था प्रेफरेंसेस डॉट। अब जैसे डॉट लिखता हूँ ये कह रहा है कि ये इंपोर्ट करो, मैं प्रेफरेंसेस को इंपोर्ट करता हूँ कि ये प्रेफरेंसेस डॉट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब प्रेफरेंसेस डॉट करता हूँ तो देखो कुछ सजेशन नहीं आ रही। डॉट गेट अभी एक डेटा बनाया था वो भी नहीं आ रहा, और एक ऐड का बनाया था, सेट का बनाया था वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वेयर स्मॉल ब्रैकेट डालनी होगी क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर डॉट लिखूंगा तब ये सारी सजेशन आ रही, गेट काउंट सेट काउंट, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहता बार बार मुझे ये ब्रैकेट्स डालनी पड़े, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ क्लास के नेम से उसकी वैल्यू को एक्सेस करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन मेंबर्स को स्टैटिक कर दूँगा। अब क्या होगा, मुझे बार बार जब भी इसको यूज़ करना है क्लास के आगे ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, इसका मेंबर डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस होगा। स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जिनका इंस्टेंस नहीं बनता, इनको डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन सबसे पहले स्टैटिक लिख दिया। वो कह रहा है कि भैया आप इसको भी स्टैटिक बनाओ जो आपने ये बनाई है। मैंने कहा ठीक है बन जा, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें स्टैटिक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने इधर, अब मैं यहाँ पे आकर देखो लिखता हूँ डॉट। अब देखो तीनों की तीनों चीज़ें आ रही। स्टैटिक मेंबर का फ़ायदा ये होता है, स्टैटिक मेंबर ये स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जिनके भी फंक्शन से पहले या वेरिएबल से पहले स्टैटिक लिख दिया जाता है, उस क्लास के मेंबर को डायरेक्टली उसके नाम से एक्सेस करते हैं। जैसे इसका नाम क्या था, प्रेफरेंसेस, और डॉट लगाता हूँ, डायरेक्ट डॉट करके एक्सेस कर। और अगर मैं इसको नहीं करता तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, मतलब मैं यहाँ पे आके पहले ये लिखता, फिर डॉट करता, फिर जाके आता। अब सवाल ये है कि लेट्स से अगर आपके पास एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है, वो स्टैटिक मेंबर है, ठीक है, क्या आप उसको उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो? क्या हुआ? स्टैटिक मेंबर एक क्लास के अंदर है, उसको क्या उसकी ब्रैकेट मतलब उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आपको स्टैटिक बनाया इसलिए है कि आप उसको ऑब्जेक्ट बनाए बगैर यूज़ करो। तो आपको क्या करने के लिए डायरेक्ट क्लास के नेम से यूज़ करना पड़ेगा, क्लास का नेम डॉट और वो काम हो जाएगा। उसको हमने अपनी आसानी के लिए बनाया स्टैटिक मेंबर, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मुझे ये मैं गेट काउंट का फंक्शन है, मैं गेट काउंट का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। मेक श्योर हमने क्या किया था, गेट काउंट के अंदर डेटा को रिटर्न करवाया था। इसका मकसद ये है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमें ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। तो ज़रूर कुछ ना कुछ देगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, ठीक है। मतलब रिटर्न का मतलब ये, यहाँ से जो भी डेटा प्रेफरेंसेस से गेट होगा वो सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके वो किधर आ जाएगा, इस डेटा के अंदर, मतलब वो उधर से फेंकेगा इसको और वो यहाँ जब कॉल होगा तो यहाँ से इसमें आ जाएगा। ट्विस्ट सिर्फ ये है, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मोस्टली कन्फ्यूजन में मैं खुद फंसता था, वो ये था कि अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो क्या होगा, डेटा यहाँ से रिटर्न तो हो जाएगा, डेटा यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ डेटा में स्टोर भी हो जाएगा। मगर इशू ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये एसिंक टाइप का फंक्शन है। एसिंक टाइप के फंक्शन का मतलब ये है कि जो डेटा रिटर्न करेगा ना, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने जो फंक्शन कॉल किया इसको भी वेट करना पड़ेगा जब तक डेटा नहीं आता। हाँ, क्या क्या मैंने ये कहा है कि ये जो सा गेट काउंट का फंक्शन है जो हमने अपनी क्लास के अंदर बनाया हुआ प्रेफरेंसेस की, ये एक एसिंक टाइप का फंक्शन है। एसिंक टाइप का फंक्शन जो वो होता है जिसके अंदर अवेट यूज़ होता है,
ठीक है। अवेट क्या करेगा, इस लाइन का वेट करेगा, फिर ये लाएगा, फिर ये लाएगा, ठीक है। जो भी डेटा एंड पे होगा उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेट्स से इस पूरी प्रोसेसिंग में आपको 10 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब ये फंक्शन कॉल किया तो इस डेटा के अंदर क्या आएगा, 10 सेकंड तक कुछ भी नहीं होगा, वो ही एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें यहाँ उस लाइन का भी वेट करना होगा, क्योंकि इस लाइन का वेट इसलिए करना है क्योंकि ये जो फंक्शन हम गेट काउंट का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एसिंक लगा हुआ है। एसिंक का मकसद होता है कि ये कभी भी कुछ दे सकता है, तो हमें यहाँ पे इस लाइन का वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एसिंक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। अब अवेट लगाया तो इसी फंक्शन को एसिंक भी करना पड़ेगा क्योंकि अवेट जिसके साथ हो एसिंक बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ा कि जब भी हमें कोई फंक्शन रिटर्न करता है डेटा, अगर वो एसिंक टाइप का हो तो जब भी उसको कॉल करते हैं तो उससे पहले भी वेट लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन सिंपल होता ना, अगर इसके आगे एसिंक ना होता और इधर अवेट भी ना होता, लेट से मान लो अगर कुछ भी नहीं है, तब हमें यहाँ पे भी अवेट और एसिंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कभी भी फास्ट एग्जीक्यूट होगा, फास्ट रिटर्न हो जाएगा। बट जब कोई फंक्शन एसिंक का वेट बन गया तब हमें नहीं पता कि वो कभी भी कुछ दे सकता, तो हमें यहाँ पे मेक श्योर जब कॉल करना है तब उसका वेट करना पड़ेगा। अब मैं प्रोवाइडर के अंदर ही आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट काउंट इज इक्वल 0। जो हमने अपने व्यू के अंदर बनाया था वही मैं लाइन इधर रखूँगा, ठीक है। और अपने व्यू से वो लाइंस को रिमूव करता रहता हूँ। यहाँ पे आए होम स्क्रीन, ये जो भी थी ये कहाँ गई है, हाँ यहाँ पे ये हमने भी लाइन लिखी थी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमने अपनी कंट्रोलर की फ़ाइल थी, इसको यहाँ से हटा के कहाँ पे रख दिया, यहाँ कंट्रोलर में, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि कोई फाइल में सारा काम करते, अब हमने 3 फाइल्स में बना लिया ताकि हमारा काम स्प्लिट हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गेट का फंक्शन भी बना दिया और सेट का फंक्शन रह गया, ऐड काउंट का एक फंक्शन बना दिया इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, प्रेफरेंसेस डॉट ऐड, सॉरी प्रेफरेंसेस के अंदर क्या नाम रखा है ऐड करने के लिए, सेट काउंट। जो नाम फंक्शन का है उसी नाम से उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डॉट सेट काउंट, ठीक है। वो कहता है बताओ वैल्यू क्या रखनी है, जो हमने बताया था। हमने यहाँ पे देखो इसको एक पैरामीटर दे रहे थे फंक्शन, मतलब उसको चाहिए कि वैल्यू क्या स्टोर करनी। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी आपका काउंट है ना उसको उसके अंदर काउंट के अंदर प्लस करो, +1 करो और उसे स्टोर कर दो। मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू भेजनी है अपनी काउंट की। अब आप अपनी जो भी वैल्यू काउंट की भेजोगे वो सेट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मतलब अब जब भी हम इस ऐड वाले फंक्शन को प्रोवाइडर से कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएगा, सेट काउंट का फंक्शन कॉल करेगा और उसको जो वैल्यू हम भेज रहे हैं वो वैल्यू सेट कर देगा। सही है, सही सही। और जैसे ही हम डेटा गेट करेंगे वो क्या करेगा, प्रेफरेंस से डेटा गेट करेगा और क्या करेगा, यहाँ इस डेटा के वेरिएबल को देगा और यहाँ पे हम दोबारा चेक कर लेंगे क्या डेटा नल तो नहीं है। इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल, अगर वो डेटा नल नहीं है तो क्या करो, ये जो काउंट है ना उसके इक्वल डेटा कर दो। मतलब जो भी डेटा अब प्रेफरेंसेस में पड़ा है वो काउंट के इक्वल कर दो। अब जैसे ये हो, हम यहाँ पे सेट स्टेट लगाते थे, तो हम प्रोवाइडर में है तो हम इधर नोटिफाई लिस्टनर लगा देंगे कि भाई जैसे ही डेटा आपको मिले नोटिफाई करना है कि तुम्हें डेटा अपडेट हो गया। सही है, जैसा हम उधर कर सेट स्टेट लगाए थे इधर वो लगा दिए। हम अपनी क्लास में हैं, अब ये जितने भी हमने सेट गेट के फंक्शन बनाए हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने वो सारा का सारा काम कर दिया प्रोवाइडर के अंदर। ये दोनों फंक्शन हमने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। सेम टू सेम इनिट स्टेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इनिट स्टेट जैसे ही पेज लोड होगा वहीं से हमने डेटा गेट तो करना है, वो ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब डेटा को गेट कर रहे हैं। डेटा गेट कहाँ से करना है, प्रोवाइडर से करना, प्रोवाइडर से करना। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे वही करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, जो हम कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे हम अपनी उसका नाम देते हैं, उसका काउंटर प्रोवाइडर, यहाँ पे कहते हैं वार लेट्स से प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइडर डॉट, और यहाँ पे अब हम देखो करेंगे गेट डिकाउंट। अब जैसे ही इनिट स्टेट कॉल होगी जो भी प्रोवाइडर के अंदर गेट काउंट का फंक्शन है वो कॉल होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रोवाइडर का डेटा गेट करेगा, गेट करके अपने काउंटर के अंदर स्टोर करके नोटिफाई लिस्टनर कर देगा।
पहले हम यहाँ पे क्या करते, सिंपल वो वेरिएबल को कॉल करते थे गेट वाले को, अब हम प्रोवाइडर से कॉल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए थोड़ा कोड लग रहा है। दूसरी बात, हम अब प्लस प्लस के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करते थे, तो सेम टू सेम हम प्लस के ऊपर प्रोवाइडर से कॉल करना है। हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे आके सेम टू सेम हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, वार प्रोवाइडर, और यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइडर डॉट ऐड काउंट, वही जो ऐड का फंक्शन था इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, जो प्रोवाइडर के अंदर बनाई है। ये क्या करेगा, जो भी काउंटर के अंदर नई वैल्यू पड़ी होगी उसको +1 करेगा और नई उसको सेट कर देगा डेटा, ठीक है। अब जैसे ही डेटा सेट होगा उसी टाइम हमने गेट भी करना है। अगर हमने गेट ना किया तो हमें लेटेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जो पहले प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो हमने यहीं पे इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। जैसे ही ऐड हो उसी टाइम गेट होगा नई वैल्यू क्या है, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट हम क्या गए, अपने इस टेक्स्ट विजिट पे गए, टेक्स्ट विजिट को रैप करते हैं किसी बिल्डर या कंज्यूमर में, ताकि हम न्यू चेंजेस देख सकें। इधर गए टेक्स्ट विजिट में, टेक्स्ट विजिट रैप, और यहाँ पे हम आते हैं, इसको कहते हैं बिल्डर में, और इसको हम कर देते हैं अपने कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर को बता देते हैं भाईजान काउंटर प्रोवाइडर में तुम देखो, और यहाँ पे क्या करो ये, और इसको कर दो तुम चार्ट, ठीक है। अब तुम्हारे पास ही देखो, अब क्या करना तुमने, दिस डॉट काउंट, जो भी तुम्हारे पास पड़ा है उसके अंदर से काउंट का वेरिएबल देखो। अब जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा वैल्यू होगी 0, क्योंकि की अरहम के अंदर डेटा पड़ा था, हमने की चेंज किया, काउंट उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। अब जैसे ही मैं इसको +1 करता हूँ ये इंक्रीमेंट होता है। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो 1। अब यही काम हमने अपने सारे के सारे प्रोफेशनल वे से किया है, विद MVC विद ये, और ये सब डिलीट करने की ज़रूरत है। पहले एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा था क्या, कि जैसे ही यूज़र कोई प्रेस करता था बटन, ये ऊपर से सारी स्पेसिंग भी हटा देते। पहले क्या था ड्रॉबैक, यूज़र जब भी प्रेस करता था सेट कॉल होती थी, पूरा पेज रेंडर होता था। अब जब भी कोई बंदा इस बटन को प्रेस करेगा सिर्फ ये टेक्स्ट विजेट चेंज होगी, क्योंकि ये जिस पे बिल्डर लगाया हुआ, क्योंकि बिल्डर सिर्फ टेक्स्ट विजेट पे लगा हुआ। अब पूरा का पूरा पेज रेंडर नहीं होगा। ये लग चाहे छोटी चीज़ रही है बट अफेक्ट बहुत बड़ा है। किसी ने बिल्डर ही पूरे बॉडी पे लगाया हो तो उसको फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा नहीं है, फिर होता है काम वही हो गया, पर फ़ायदा नहीं है। फिर ये मल्टीपल बिल्डर्स लगा लेना अच्छा है एक बिल्डर लगाने से। मैंने काफ़ी देखा है, उस स्कैफोल्ड के ऊपर भी बिल्डर लगाया था, स्कैफोल्ड के ऊपर, तो फिर तो वही काम हो गया जो हम पहले कर रहे थे, वही काम हो गया। तो आपके सेक्शन के कंपोनेंट का काम तो ख़त्म। तो इस अप्रोच से बेहतर होता है कि आप मल्टीपल बिल्डर्स लगाओ, उस छोटे छोटे सेक्शन पे बिल्डर लगाओ जहाँ पे आपको चेंज चाहिए। कोड थोड़ा लग रहा ज़्यादा है बट आपकी रेंडरिंग बच रही है, मतलब एक क्लिक पे सिर्फ ये एक टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ये पूरा पेज लोड नहीं हो रहा। अब जैसे किसी ने किया बॉडी की नहीं, बॉडी में पूरा बिल्डर लगा दिया, अब एक सेकंड पे 10 जगह चेंजिंग आनी थी, उसने कहा कि मैं 10 बिल्डर को लगाता हूं, मैं एक ही बिल्डर लगा। बिल्कुल देखा जाए तो एफिशिएंट लग रहा है, बट उसके बाद 10 की वजह से 100 कम डिक्लेयर कर देता ऊपर, जैसे रीड ओके। अब एग्जांपल दिखाता हूँ एक तुम्हें। लेट से मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ना ये सेंटर विजिट, इसको ना लेट से इसकी ज़रूरत ही नहीं है वैसे। मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर विजिट को ना रिमूव करता हूँ और इस कंज्यूमर की जगह ना मैं यूज़ करता हूँ वो रो, ठीक है। अब एक हमारा जो सा टेक्स्ट है वो कंज्यूमर में है, बाकी टेक्स्ट रखता हूँ मैं सारे के सारे ऐसे, ठीक है। और इसकी जगह मैं लेट से 4 कर देता हूँ, 4 हार्ड कोडेड। अब मैं इतने ज़्यादा टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे टेक्स्ट कर लिए, ठीक है, और ये मेरे इतने हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं कंज्यूमर के बाद में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके सारे टेक्स्ट कर लिए। अब सेव करता हूँ, अब देखता हूँ ये सारे के सारे क्यों आएगा, एरर क्यों है, कौन से वाले
डेजिनेट 1 2 3 4 5 6 7 लगाया नहीं। नहीं लग रहा। मैं आ रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ। लेट से मैंने ये पूरे को छोटा करता हूँ। ये आपके पास इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कंपोनेंट। इसको छोड़ो, हम इससे भी और ऊपर जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ना रैप करते हैं, ठीक है, रैप विजिट यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ना ये इस तरह से ऑटो हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको और रिपीट करता हूँ। ये भाई बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेट्स से आपके पास इतनी ज़्यादा कंपोनेंट्स है, एक पेज है जो बहुत बड़ा बना हुआ, ठीक है। अब आपने देखो इस क्लिक के ऊपर एक को चेंज करना। असल में अगर ये ना होना तो एक क्लिक करने पे सारा पेज लोड होगा, सारे कंपोनेंट्स लोड। अब मैं देखो जब इसको प्रेस करता हूँ, मेरा ये देखो यहाँ पे है 5, वो बॉटम पे है ना। अब क्या हुआ से वो कंपोनेंट लोड हुआ है इतना सा, पहले क्या होना था, ये सारे के सारे लोड होने थे। अब देखो इमेजिन करो कितनी परफॉर्मेंस बच गई। अच्छा, अब ये जो फाइल पे लगाया ना, हाँ। यही अब सब पे लगाओ। सब पे लगा, फायदा ही नहीं, फायदा खत्म। लोडिंग स्टेट लगा देंगे खाली। लगा के तो देखो। लग तो जाएगा सब पे अलग अलग के। मैं डायरेक्ट उसी को copy मैं paste फिर ऐसा करता हूँ, रैप पे ही लगा लेता हूँ। हाँ, रैप पे लगा लो फिर, और क्या बचा। रैप पे कंज्यूमर लगा लो, फिर क्या फ़ायदा, कुछ भी फायदा नहीं। कंज्यूमर के अंदर भी कंज्यूमर लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो भाई इसका तो भाई सारा काम ही ख़त्म हो गया। कंज्यूमर, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है। वही सेम क्या कहते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोवाइडर प्रो या पी लेट से, और इसको मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। अब ख़त्म, मतलब ख़त्म। अब देखो ये मेरा माउस देखो कितना स्लो हो रहा है। अब मैं जब इसको चेंज करता हूँ तो वो देखो वो पूरा का पूरा री रेंडर्स हो रहे। अफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पे कोई पैरामीटर नहीं, मगर इमेजिन करो इतने से हिस्से पे ही वो अफेक्ट होना चाहिए था। अब पूरी चीज़ें रेंडर हो रही बार बार, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है 1000 टाइम्स ज़्यादा। ये इफेक्ट जब होता है जब रियल टाइम आपके यूज़र्स ऐप पे आते हैं ना, और ऐप उनकी रिसोर्सेज कम हो। हर कोई बंदा मैक पे तो नहीं आएगा, हो सकता है कोई 2 GB रैम पे आ जाए मोबाइल के साथ, और अगर इतने पेजेस में उसको एक चीज़ चेंज करने में रेंडरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, रेंडरिंग, तब तो ख़त्म, आपकी क्रैश होगी। वो कहेगा ऐप नॉट रिस्पॉन्स। issues भी हो सकते हैं। बिल्कुल, क्रैश इश्यूज हो सकते हैं, री रेंडरिंग इश्यूज हो सकते हैं। इसकी एक और पहचान दिखाते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर के अंदर आके ना एक प्रिंट लगाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ रनिंग 1। लूप चल जाएगा। अब ये देखो, ये मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये रनिंग 1 वाला भी चल रहा है, मतलब आपका ये जो पहला कंज्यूमर है ये भी चल रहा है। जैसे ही कुछ चेंज हुआ है, नोटिफाई लिस्टनर ये भी अपडेट हुआ। इसका मतलब इस कंज्यूमर के आगे जो पूरी रैप है वो रेंडर हुई है, री रेंडर हुई है। हाँ, उसके अंदर कोई लगाया नहीं हुआ, हालांकि कॉल सिर्फ उतने हिस्से को होना चाहिए था, बट देखो सारा का सारा हुआ। अब मैं कहता हूँ यही चेंज ना आपकी इस किसी और इस पे भी होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी टेक्स्ट विजेट को रैप कर देता हूँ एक अलग से कंज्यूमर में, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके इसको मैंने कर दिया लेट से पी सी, लेट से P1, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि इस 4 की जगह पे क्या करो, इसको भी चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ $this P1 डॉट काउंट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अब सिर्फ ये 2 सेक्शन चेंज हो, ये वाला सेकंड थर्ड वाला 7, और इस असल में इसी को होना चाहिए। बट देखो अब मैं करूँगा तो ये भी चेंज और सब कुछ दोबारा चेंज। ये 3 दफ़ा आपका कॉल हुआ, तो वो जो पेज है उसकी इफेक्ट अभी तो पता नहीं चल रही, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत इफेक्ट होगा। एक चीज़ चेंज करने की वजह से हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा। ये बस प्रोवाइडर का आने का मकसद था, प्रोवाइडर लाने का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ रेंडरिंग बचाना था ताकि ये जो सेट स्टेट्स के कॉल्स हैं इनको बचाया जा सके। ये जो इतनी रिपीटेड कॉल्स हैं, इमेजिन करो आपके पास पूरा ई-कॉमर्स स्टोर है, और ई-कॉमर्स स्टोर का मेन पेज है, और मेन पेज पे एक छोटा सा ऊपर से चीज़ को मूव करना, एक काउंटर को 1 से 2 करना। जैसे वो समटाइम फेवरेट्स होती हैं, वो नंबर लिखे होते हैं, फेवरेट्स 1, कितनी फेवरेट्स ऐड हुई हैं, या वो कितने आपकी ऐड टू कार्ड में ऐड है चीज़ें।
तो आप क्या करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, आप ऊपर देखते हो नंबर आ रहा है, अब वो इतना से नंबर लिख के नहीं, आप पूरा पेज दोबारा लोड करो। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ उस कंपोनेंट को लोड करो जो काउंटर इंक्रीज हुआ। दूसरा इसका फ़ायदा ये था कि आपका कोड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। मतलब पहले क्या हो रहा था, आप सब कुछ एक ही फाइल में कर रहे थे, अब आपने अपने कोड को स्ट्रक्चर कर दिया। आपके कंट्रोलर के अंदर आपने अपनी प्रेफरेंसेस की लॉजिक रखी हुई है। मतलब अगर लेट से कोई बंदा हैकर आता है, वो हैकर कहता है मुझे ना इसकी की ढूंढनी है, मतलब ये 8 वैल्यू किसी की के अगेंस्ट स्टोर हुई है, तो मैंने उसको ढूंढना है। अब उसको पहले आपके व्यू से मिलना पड़ेगा, पहले उसको व्यू तक पहुंचना होगा। व्यू को जब अगर वो हैक करता है तो व्यू से वो जाएगा आपके प्रोवाइडर में, फिर प्रोवाइडर से वो ढूंढेगा आपकी प्रेफरेंस की क्लास, फिर यहाँ पे आके वो इसको की तक पहुँच सकता है। ये उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि उसको ये मुश्किल है कि एक ही फाइल पे सारा कोड पढ़ो। तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप मल्टीपल स्टेज बना लेते हो, तो आपकी की जो सी है वो बच जाती है। एक और इसका इस्तेमाल ये कि आप क्या करो, इस की को प्राइवेट कर दो, इस की को प्राइवेट कर दो। अब क्लास के अंदर अगर आप की प्राइवेट कर दोगे, क्लास के अंदर वो कभी भी एक्सेसिबल होगी ही नहीं। अच्छा, की प्राइवेट तो हैकर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पावर ही है। अगर किसी क्लास के अंदर किसी की को प्राइवेट कर दिया जाए, वो क्या कहते हैं, फील्ड को प्राइवेट करना है, वो फिर नहीं एक्सेस करेगा, नहीं हो सकती। जिसने प्राइवेट किया सिर्फ उसी के पास एक्सेस होगी ना, वो सिर्फ कोड के थ्रू वो भी एक्सेस कर सकता है। मतलब कोई भी क्लास के आउटसाइड दी मेंबर इसको नहीं पकड़ सकता। मतलब लेट्स से किसी ने एप्लीकेशन कोई हैक करनी हो, अगर जो एप्लीकेशन बनी है, अब वो एप्लीकेशन में उसने प्राइवेट कुछ भी नहीं रखी फील्ड्स, तो अगर वो हुई तो कोड खुल गया, सब चीज़ें हैक कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। और अगर सारे उसने प्राइवेट मेंबर्स किए हैं तो वो देख तो सकता है। अगर उसने कोड हैक कर लिया तो वो देख लेगा, कोड हैक हो गया। अगर उसने प्रोग्रामिंग से हैक किया तो वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट को कोडिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा। असल में हैकिंग ऐसे नहीं होती कि सारा कोड आ जाता है। असल में हैकिंग होती है मेंबर्स का नाम पता चल जाता है। जैसे एक प्रेफरेंसेस की क्लास है, उसके अंदर सारा डेटा पड़ा, वो प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना के डॉट करेगा, उसको की नहीं आ रही, तो उसके पास कोड कैसे आएगा सर? हैकर सब कुछ कर सकते हैं। ये भाई यार